नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने चंपावत को दी बड़ी सौगात। टनकपुर अस्पताल में डायलिसिस सुविधा शुरू। किडनी मरीजों को मिली बड़ी राहत। जनजन की सरकार शिविर में उमड़ी भीड़। लोगों को मिल रही राहत। मौके पर ही शिकायतों का किया गया निस्तारण। ऋषिकेश भानियावाला 4 लेन परियोजना पर कानूनी अड़चनें खत्म। एनएचएआई के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। हरिद्वार के लक्सर में तालाब में नहाने गए किशोर की डूबने से मौत। एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद शव निकाला बाहर। देहरादून, नैनीताल समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भूस्खलन का बड़ा खतरा। लोगों से सतर्क रहने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चंपावत को स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास क्षेत्र में 2 बड़ी सौगात दी है। सीएम ने वर्चुअल माध्यम से टनकपुर उपजिला चिकित्सालय में डायलिसिस और ईसीजी सुविधाओं का शुभारंभ किया और उसके बाद उन्होंने डानडा ककनई से सीएसआर आधारित समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। टनकपुर उपजिला चिकित्सालय में 2 अत्याधुनिक डायलिसिस मशीनें और एक नई ईसीजी मशीन शुरू की गई है। अब तक क्षेत्र के किडनी मरीजों को डायलिसिस के लिए हल्द्वानी, बरेली या दूसरे शहरों तक जाना पड़ता था। इससे मरीजों और उनके परिजनों को समय के साथ आर्थिक परेशानी भी उठानी पड़ती थी। वहीं मुख्यमंत्री ने राजकीय इंटर कॉलेज डानडा ककनई से नेस्ले इंडिया और BAIF के संयोग से संचालित उत्तराखंड CSR 2026 समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ किया। कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से वर्चुअल संवाद कर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, सेवा, सुशासन एवं समर्पण पखवाड़े के तहत GMS रोड स्थित चौधरी फार्म पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। कैंट विधायक सविता कपूर की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में 2140 से अधिक लोगों ने भाग लिया। शिविर में स्वास्थ्य, समाज कल्याण, राजस्व, ग्राम विकास, कृषि, उद्यान सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर के सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा। कुल 41 शिकायतें हुई, जिनमें से 39 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को भेजा गया। साथ ही आय, जाति, आधार, UDID और खाता खतौनी सहित 51 प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि इस अभियान से पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से पहुंच रहा है। विधायक सविता कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पर्यावरणविदों द्वारा NHAI के निदेशक के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसी भी अदालत के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने कहा कि ऋषिकेश भानियावाला 4 लेन परियोजना पर फिलहाल कोई अंतरिम रोक लागू नहीं है। इससे परियोजना को बड़ी राहत मिली है और निर्णय कार्य का रास्ता साफ हो गया है। NHAI ने अदालत को बताया कि 4639 चिन्हित पेड़ों में से 754 पेड़ों को काटने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से दूसरी जगह प्रत्यारोपित किया जाएगा, ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जा सके।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, ऋषिकेश भानियावाला 4 लेन परियोजना पर जो कानूनी अड़चनें आ रही थी, अब एनएचएआई के खिलाफ जो याचिका लगी थी उसको भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो रास्ता साफ हो गया है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में जब भी कोई विकास के कार्य होते हैं या खास तौर पर जब बड़े प्रोजेक्ट जो भारत सरकार के हैं वो आते हैं तो उनमें फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के बड़ा हंगामा होता है। पहले वन विभाग अपने स्तर पर उसकी चर्चा, परिचर्चा और परीक्षण करता है। उसके बाद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय उस पर क्लियरेंस देखता है कि क्या क्लियरेंस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। फिर वन्य जीव विभाग उसमें इन बातों को प्रमुखता के साथ परीक्षण करता है कि क्या ऐसे कॉरिडोर बनने चाहिए जिससे कि आने जाने में किसी भी जानवर को, किसी भी पशु को कोई तरीके की दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर के आधार बनाया जाता था। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या वहां पर जो पेड़ लगे हैं वर्तमान में उनको किस रूप में काटा जाएगा या उनको प्रत्यारोपित किया जाएगा या उनके स्थान पर दूसरे छोटे पेड़ लगाए जाएंगे, यानी पौधों की खेत तैयार की जाएगी। इसको लेकर के 2 प्रकार के आंदोलन उत्तराखंड में दिखाई देते हैं। एक होता है, एक राजनीतिक आंदोलन होता है जो राजनीति करने के मकसद से विकास को साइड में रख करके केवल पेड़ों का दोहन करने की बात को सामने रखते हैं और उसका दूसरे एंगल पर कोई चर्चा नहीं होती। दूसरा, पर्यावरणविद हमेशा से इस बात को उठाते आए हैं कि उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं को लगाने के दरमियान कई सारे पेड़ काटे गए हैं, या एनएचएआई के जरिए जो सड़कें बनाई जाती है जिनको डबल लेन से 4 लेन किया जाता है, 4 से 6 लेन किया जाता है, उसमें भी चौड़ीकरण के दरमियान कई सारे पेड़ आते हैं, उसको काटने की अनुमति ली जाती है और उनको काटा जाता है। और ये भी आरोप लगाया जाता है कि कई बार अगर 1000 पेड़ की अनुमति है काटने की तो 1000 पेड़ के बजाय वहां पर 3000 या 4000 पेड़ काट दिए जाते हैं। बहरहाल ये तमाम बिंदु जांच के हैं, लेकिन वर्तमान में जो ऋषिकेश भानियावाला 6 लेन यानी 4 लेन को डेवलप किया जाएगा, 2 लेन को डेवलप करते हुए 4 लेन बनाया जाएगा और उसके बाद 6 लेन बनाया जाएगा। उसके दोनों तरफ, बाईं और दाईं तरफ एनएचएआई की जो सड़क है उसके दोनों तरफ तकरीबन 4200 के करीब जो पेड़ है उनको हटाया जाना है। उनमें से तकरीबन 1000 पेड़ अभी तक हटाए जा चुके, काटे जा चुके हैं। लेकिन ये पूरा मामला राजनीतिक स्तर पर भी, पर्यावरण स्तर पर भी हाई प्रोफाइल के रूप में उठा। लोगों ने इसको सीधे सरकार से जोड़कर देखा कि ऐसे में जो 7 मोड़, जो देहरादून और उत्तराखंड की खूबसूरती थी, उसको कहीं ना कहीं उसका दोहन होते देखा तो लोगों ने नाराजगी व्यक्त करी और एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल करी। लेकिन हाईकोर्ट ने वो रिट इस बिहाफ पे खारिज कर दी है कि सीधे तौर पर कहा है कि जिन पेड़ों को यहाँ पर हटाया जा रहा है या काटा जा रहा है उनके स्थान पर दूसरे पेड़ लगाए जाएंगे, दूसरे स्थान पर लगाए जाएंगे। जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी विकास के कार्यों में जब भी हाईकोर्ट की रूलिंग के उल्लंघन का मामला सामने आता है तो हाईकोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक इसका उल्लंघन सामने नहीं आया है, इसलिए एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी जो वाद दायर है उसको खारिज कर दिया जाता है। इस पूरे प्रकरण के बाद एक बात साफ हो गई है कि अगर आपको विकास चाहिए तो विकास के लिए आपको कुछ पेड़ों की बलि भी देनी पड़ेगी, लेकिन उनको किस रूप में तैयार किया जाएगा। क्या जंगली जानवर, चूंकि राजाजी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोनों एनएचएआई के इर्द गिर्द लगते हैं, तो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा, फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, उनके नीचे से जो भी जंगली जानवर है, चाहे हाथी है या बाघ है, ये इनके जाने के लिए रास्ता खुलेगा, या उनके जो ब्रेकर्स बने होते हैं जो हाईवे के जरिए जाते हैं उसको रोक दिया जाएगा। और अगर जो पेड़ काटे जाते हैं उनके स्थान पर दूसरी जगह पर एक नया जंगल तैयार किया जाता है तो उसको लेकर के वन विभाग उनको संरक्षित कैसे करता है या एनएचएआई की उसको लेकर पॉलिसी क्या है, वो विकास का पहिए को नहीं रोक सकता है। लिहाजा दोनों काम एक साथ जरूरी है, पर्यावरण भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है। आने वाले वक्त के हिसाब से सड़कों का चौड़ीकरण होना भी बेहद जरूरी है। लेकिन इस बार इस पूरे मुद्दे पर जो आवाज उठ रही थी हाईकोर्ट के इस प्रकरण के बाद, आवाज धीमी जरूर पड़ गई है कि विकास अगर चाहिए तो उसका एक क्राइटेरिया, एक वैज्ञानिकता के आधार पर विकास को आगे बढ़ाना होगा। सड़कों को केवल पेड़ काटने से बनाने के रूप में इतनी नहीं करनी होगी, बल्कि उसको एलिवेटेड रोड के रूप में अगर डेवलप करेंगे तो शायद पेड़ भी कम कटेंगे और सड़कें भी बनेगी और लोगों की समस्याओं का समाधान भी होगा। जी एसएन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे की कथित चोरी की जांच के लिए गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। स्वरूप ने कहा कि समिति घटनास्थल का दौरा करेगी, मामले की जांच करेगी और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सोशल मीडिया पर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गिनती के दौरान अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद ये मामला चर्चा में आया। मंगलवार को जांच शुरू होने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया।
बीकेटीसी में कार्यरत कर्मी जो है वहाँ जो चढ़ावा इत्यादि है उसमें कुछ कथित अनियमितता बरत रहे हैं, जिसके संबंध में जांच की कार्रवाई की जा रही है, पुलिस द्वारा भी की जा रही है और बीकेटीसी की जो जांच कमेटी है वो भी कर रही है। इस संबंध में शासन द्वारा एक जो है मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें श्री संदीप तिवारी जी हैं, एमडी एनएचएम हैं, और चिकित्सा विभाग के फाइनेंस कंट्रोलर हैं जो श्री जगत सिंह चौहान जी, उनके इन 3 लोगों की एक कमेटी गठित की गई है और कमेटी के लोग भी इसमें जा कर के मौका देखेंगे और इसमें अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेंगे। सेवा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर में 300 से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवा करके विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों से स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। शिविर का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गेरोला ने फीता काट करके किया और इस अवसर पर विधायक बृजभूषण गेरोला ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे चिकित्सा शिविर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती हैं। उन्होंने लोगों से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए अपील की। चिकित्सा शिविर यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर इस शिविर में जितने भी हमारे यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो सब लोग आए हैं, आम आदमी आया है और उनका यहाँ पर टेस्ट उसका परीक्षण हो रहा है। तो ये 3 दिन का शिविर है और ये ऐसा पूरे प्रदेश में हो रहा है और हमारी विधानसभा में भी ये आज इसका आयोजन हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी यहाँ पर, सीएमओ भी यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर आज हमें लगता है कि जब हम सुबह हम वहाँ पे आए थे लगभग 300 के लगभग लोगों ने अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। और हमारी सरकार का यही है कि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक कर, ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। स्वास्थ्य विभाग चंपावत द्वारा सेवा सुशासन समर्पण के संकल्प के साथ आयोजित स्वास्थ्य सेवा पखवाड़े के अंतर्गत उप जिला अस्पताल लोहाघाट में शुक्रवार से 3 दिवसीय विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी ने किया। पहले दिन आयोजित शिविर में 360 मरीजों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेकर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक उपचार, चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया। इसके साथ ही एक्सरे, विभिन्न प्रकार के रक्त जांच, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की जांच, गर्भवती महिलाओं की ANC जांच सहित कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। 11-12 3 दिन चलना है और इसमें जो OPD स्लिप है वो बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा समुचित जितना है टीबी की एक टीम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आई हुई है, जिसमें कि आपकी बलगम की जांच और एक्सरे ये सारी चीज़ पहले से फ्री हो रही है। उसके अलावा एक जनरल सर्जन हमारे हिमांशु पांडे सर BS से आए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, वो भी OPD देख रहे हैं और लगभग कोई 400-450 के करीब तक अभी OPD हो चुकी है और अभी कंटिन्यू है। और इसमें अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, उसके अलावा जितना भी हो सकता है हम हॉस्पिटल की तरफ से मरीजों को लाभ दें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि ड्राफ्ट प्रकाशन नोटिस और दावे आपत्तियों के निस्तारण के दौरान मतदाताओं को कोई असुविधा न हो। मानसून को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर तथा मैदानी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर विशेष सुनवाई शिविर लगाए जाएंगे। सुनवाई स्थलों पर बिजली, पानी, इंटरनेट, स्कैनर और फोटोकॉपी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। CEO ने दस्तावेज सत्यापन के लिए विभिन्न विभागों से नोडल अधिकारी नामित करने, आवश्यकता अनुसार AERO की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव भेजने तथा 14 जुलाई से मंडलायुक्तों द्वारा फील्ड निरीक्षण कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने से पहले सभी जिलों में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें मतदाता सूची उपलब्ध करवाने को कहा। और वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा वन रेंज में एक बार फिर कथित अवैध पेड़ कटान का मामला सामने आया है। हाल ही में 16 पेड़ों के कटान का मामला सामने आने के बाद चकरपुर वन चौकी क्षेत्र में नए कटान को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि मौके पर 4 कटे पेड़ों के अवशेष मिले हैं, जबकि वन विभाग ने उच्च अधिकारियों को केवल 2 पेड़ों के कटान की जानकारी दी। वायरल वीडियो और लोकेशन फोटो में कटे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं तथा सबूत मिटाने के लिए उन्हें जलाने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं उप प्रभागीय वन अधिकारी का कहना है कि केवल 2 सूखे और गिरे पेड़ों का कटान हुआ था और उनकी लकड़ी बरामद कर सुरक्षित रखी गई है। मामले को लेकर तथ्यों के अंतर के चलते निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारी चकरपुर गेट में 2 सूखे गिरे हुए उखड़े हुए सागवान के 2 पेड़ों का पालन किया गया है यहाँ पर, और उसके संबंध में हमारे वहाँ रेंज केस दर्ज किया गया है, जिसकी जांच अभी गतिमान है। जांच की जब अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर अवगत करा जाएगा। ठीक है। हाँ, जो लकड़ी कटी है उसमें से कुछ माल हमको बरामद हो गया है, जिसकी नकद वगैरह करवा करके उसे सुरक्षित स्थिति पर रखवा दिया गया। कहाँ से बरामद हुई? वही मौके से।
चंपावत जिले के लोहाघाट टाउन क्षेत्र में वर्तमान में ऊर्जा निगम के द्वारा घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, पर अब स्मार्ट मीटर लगाए जाने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। पूर्व में रायनगर चौड़ी के ग्रामीणों के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया गया, जिसके बाद ऊर्जा निगम की टीम को वापस लौटना पड़ा। वहीं शुक्रवार को लोहाघाट के प्रेमनगर पाचन क्षेत्र के ग्रामीणों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य सोवन सिंह के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर लगाने का कड़ा विरोध करते हुए ऊर्जा निगम के एसडीओ मयंक भट्ट के सामने नाराजगी जताते हुए स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध जताया। क्षेत्र पंचायत सदस्य सोवन सिंह व लोगों ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं का बिल कई अधिक आने की शिकायत आ रही है। उन्होंने कहा ऊर्जा निगम पहले लोगों को विश्वास में ले स्मार्ट मीटर से होने वाले लाभ व हानि बताए। इसमें सबसे पहली दिक्कत ये आती थी कि पुराने मीटर में कभी मीटर रीडर कम यूनिट का बिल बना देता था, तो जब अगले महीने बिल देता था तो ज़्यादा यूनिट का आता था, तो कंज्यूमर बहुत परेशान होते थे इस चीज़ से। तो ये सटीक बिलिंग इससे मिलेगी और पारदर्शिता रहेगी इससे बिलिंग में। मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है स्मार्ट मीटर लगाएं अपने यहाँ। अगर उसमें कोई भी दिक्कत आएगी तो इसके लिए विभाग आपके लिए है यहाँ पर। तो लाभ ये है कि कंज्यूमर जो है अपना बिल चेक कर सकते हैं कि वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हिसाब से एनर्जी सेव कर सकते हैं और कंज्यूमर को बिल जो है बिल्कुल सटीक मिलेगा इस मीटर के बाद। विभाग के द्वारा जांच की जाएगी अगर मीटर में कोई खराबी पाई गई तो। स्मार्ट मीटर इससे हमें बहुत प्रॉब्लम है, लोगों से कहने से भी लोगों के पास बिल भी आ रहे हैं तो वो ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम है। ग्रामीण एरिया में क्या है, इतने सोशल मीडिया में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो लोग बहुत कम चलाते हैं इस चीज़ को, और उसे स्मार्ट मीटर को अपडेट करने में बहुत दिक्कत आएगी और इसलिए हम स्मार्ट मीटर का विरोध भी कर रहे हैं। तो विभाग से यही अपील है कि हमारी ये समस्याएं जो सुने और स्मार्ट मीटर को ना लगाया जाए। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मोबिलिटी प्लान के तहत शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए सड़कों, चौराहे और जंक्शनों के सुधार हेतु माइक्रो लेवल प्लान तैयार कर समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में आड़त बाजार, इंदिरा मार्केट, परेड ग्राउंड, राम राय पार्किंग, मंडी शिफ्टिंग और जंक्शन सुधार कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने इंदिरा मार्केट में निर्माणाधीन 1050 वाहनों की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए एमडीडीए को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत डीएम ने यातायात पुलिस और नगर निगम को प्रदूषण नियंत्रण, बेहतर पार्किंग, सुचारू ट्रैफिक प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने को कहा। साथ ही सभी विभागों को समन्वय के साथ लंबित कार्यों में तेजी लाकर शहर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक और जन सुविधा केंद्रित बनाने का निर्देश दिया। हरिद्वार के लक्सर तहसील क्षेत्र में शुक्रवार शाम तालाब में नहाने गए 16 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। खानपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर तालाब में अपने दोस्तों के साथ नहाने गया किशोर गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही रुड़की कंट्रोल रूम के माध्यम से एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ पहुंची। स्थानीय पुलिस परिजनों से जानकारी लेने के बाद टीम ने डीप डाइविंग सहित अन्य तकनीकों से सर्च अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद किशोर का शव तालाब से बरामद कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर है। चारों तरफ से बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों को हिदायत भी दी गई है घरों से ना निकले, और ऐसे में जो है बारिश में बच्चों का खेलना या जो है इस तरीके से स्नान करना, ये सब जो है अच्छी बातें नहीं है। घरों के अंदर रहना चाहिए। और जो है बारिश के कारण और मौसम की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन जो है बहुत ही क्विक एक्शन लिया और जो है तत्काल मौके पर पहुंचा। और अभी 2 घंटे के पहले की बात है और जो है एक छोटा सा छात्र 16 साल का जिसका नाम समत था और पढ़ने वाला बच्चा था, डूब गया था। उसे जो है उसका शव जो है बरामद कर लिया गया और आगे जो भी कार्रवाई है वो हम करेंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।